गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए, इसमें दो शब्द हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद यानी लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र एक विचारधारा, समाजवाद जो साम्यवाद से प्रभावित या साम्यवाद से ही निकली हुई एक अलग विचारधारा। और दोनों ही विचारधाराओं के जो प्रतिनिधि देश थे, मुख्यतः दो देश थे, लोकतंत्र का अमेरिका और समाजवाद का सोवियत संघ। और इन दोनों देशों के बीच में जो अघोषित युद्ध था उसको क्या नाम दिया गया? शीत युद्ध। भारत की आज़ादी से पहले ही इस शीत युद्ध ने थोड़ा आकार लेना शुरू कर दिया था और आज़ादी के तुरंत बाद में तो हम कहेंगे कि पूरा विश्व इन दो भागों में बट गया था, दो गुटों में बट गया था। और ये दो गुट जो थे वो एक दूसरे के इतने विरोधी थे, इतने कट्टर दुश्मन थे, शत्रु थे कि लग रहा था कि न जाने कब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए और पूरी दुनिया को ही खत्म होना पड़े। क्यों? क्योंकि अब परमाणु बम का आविष्कार दोनों ही देशों ने कर लिया था। तो कहने की बात यह है कि दो प्रबल शत्रु विचारधाराएं, उन दोनों को नेहरू जी ने देखिए किस तरह से मिलाया, उनके दोनों के दोषों को दूर करके, दोनों के गुणों को मिला करके एक तीसरी विचारधारा उन्होंने ईजाद की भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप। और न सिर्फ भारत बल्कि आज़ादी प्राप्त करने वाले अन्य जो एशिया अफ्रीका के देश थे, उन्होंने भी इस विचारधारा को अपने देशों की मुख्य नीति के रूप में अपनाया। और इस विचारधारा को क्या नाम दिया गया? लोकतांत्रिक समाजवाद। अब देखिए, ये विचारधारा अस्तित्व में आई, कैसी आई, क्यों आई, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा इतिहास को देखना पड़ेगा। देखिए, 17वीं और 18वीं सदी की जब हम बात करते हैं तो विश्व में हम कह सकते हैं पूरे विश्व का एक छोटा सा भाग है यूरोप, 10% हिस्सा भी नहीं है। लेकिन इस छोटे से भाग ने पूरे विश्व में अपने उपनिवेश फैला रखे थे। स्पेन जैसे छोटे छोटे देश, पुर्तगाल जैसे छोटे छोटे देश, उन्होंने पूरी दुनिया के देशों के अलग अलग हिस्सों में एक तरह से कब्जा कर रखा था। इंग्लैंड तो था ही विश्व का साम्राज्यवादी देश, जो हम कहते भी हैं कि वहाँ उसके साम्राज्य में तो कभी सूरज अस्त होता ही नहीं था, तो उसका तो था ही खैर विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति। लेकिन यूरोप के सभी देश दुनिया के अफ्रीका, एशिया, न जाने किन किन दूर दूर क्षेत्रों में जाकर उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए। अब क्यों बनाए ये उपनिवेश? इसका कारण था औद्योगिक क्रांति। क्यों था मतलब ये औद्योगिक क्रांति कारण क्यों था? क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण ऐसी टेक्निक डेवलप होने लग गई और ऐसी मशीनें आ गई जिसके कारण कम समय में बहुत ज़्यादा माल तैयार हो सकता था। ज़रूरत थी तो सिर्फ कच्चे माल की, ठीक है। और कच्चा माल यूरोप तो हम कह सकते हैं कि छोटा सा हिस्सा और जिसमें भी काफ़ी बहुत कम ज़मीन, और जो हम कहेंगे कि कच्चा माल या उसके लिए फिर उनको अंततः दूर दूर के देशों में जाना पड़ा। और दूर दूर के देशों में जाकर के उन्होंने अपने फैक्ट्रियां वगैरह स्थापित की। उन फैक्ट्रियों में हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर काम करने लग गए। और यूरोप की भी अगर हम बात करें तो ये जो उद्योग धंधे जहाँ बड़े बड़ी जगहों पे स्थापित हुए, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? समाज मुख्यतः दो भागों में बट गया। वो दो भाग कौन से थे? अमीर और गरीब। मध्यम वर्ग गायब होने लग गया और अमीर और गरीब को एक तरह से दो नामों से जाना जाने लग गया। एक पूंजीपति जिसके हाथ में पूंजी थी, और एक श्रमिक जो उन उद्योग धंधों में, उन फैक्ट्रियों में काम करता था। अब स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो भेद था, जो असमानता थी, उसकी खाई चौड़ी होने लग गई। किस आधार पर? आर्थिक आधार पर, ठीक है। अब पूरा विश्व ही हम कहेंगे कि इसलिए मार्क्सवाद ने जो विचारधारा रखी वो पूरे विश्व के रेफरेंस में रखी। ऐसा नहीं कि अपने देश की परिस्थिति, क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था एक जैसी सी होने लग गई थी। बड़े बड़े स्थानों पर, जैसा मैंने कहा, कि उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ स्थापित होने लगी और उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए गांव छोड़ छोड़ के जो लोग थे वो आकर काम करने लगे। तो वहाँ पर श्रमिकों की संख्या भी बढ़ने लगी और समाज स्पष्ट रूप से, जैसे मैंने पहले कहा, कि दो भागों में बट गया। जो एक भाग वो जो पूंजीपति था, जिसके पास सारी फैक्ट्रियों, उद्योग धंधों, उत्पादन के साधनों का स्वामी था, जो
कहने की बात ये है। और दूसरा, जो वहाँ पर काम कर रहा था उनकी फैक्ट्रियों में, और इसका परिणाम क्या हुआ, शोषण बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि हमेशा जो पूंजीपति है वो श्रमिकों से ज़्यादा काम कराना चाहता है और कम से कम वेतन देना चाहता है। शोषण में इतनी वृद्धि होने लगी कि मार्क्सवाद ने जिस तरह से विचार व्यक्त किए, उन्होंने कहा कि ये शोषण जो है कभी समाप्त नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूंजीपति भला उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण क्यों खोएगा, और पूंजीपतियों का ही राज्य पर अधिकार है, और राज्य जो है राज्य के माध्यम से पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते ही रहेंगे जब तक कि श्रमिक मिलकर के पूरे विश्व में क्रांति नहीं कर देंगे। इसलिए उन्होंने क्या नारा दिया, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तो हमें खैर डिटेल में ज़्यादा जानना नहीं है, हमें सिर्फ यही जानना है कि जब शोषण की वृद्धि होने लगी और हम कहें कि शोषण अपनी सीमाएं पार करने लग गया, तो उसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि कुछ देशों में ये जो मज़दूरों के आंदोलन स्टार्ट होने लगे, श्रमिकों के आंदोलन स्टार्ट होने लगे, और मार्क्स की मृत्यु के बाद में मार्क्स की जो विचारधारा थी, मार्क्सवादी जो विचारधारा थी, जो उन्होंने क्रांति का नारा दिया, उन्होंने कहा कि कभी भी अमीर और गरीब और पूंजीपति श्रमिक के बीच में मैत्री की स्थापना हो ही नहीं सकती। तो जो उसके बाद में क्या हुआ कि श्रमिक जो मूवमेंट थे वो बलवत काफ़ी जोर पकड़ने लग गए, और उसके परिणाम स्वरूप विश्व में पहली बार 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, यानी मजदूरों का शासन स्थापित हुआ। कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवादी सिद्धांत था वो ये कहता था कि मजदूरों का शासन स्थापित होगा तभी शोषण समाप्त होगा, और मजदूरों का शासन यानी तानाशाही, किसकी, मजदूरों की, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, उसकी वो बात करते हैं। अधिकांश हम देखते हैं विचार, सिर्फ विचारकों ने दुनिया में न जाने कितने विचारक आए, उन्होंने इस तरह के समाजवादी विचार प्रकट किए कि अमीर और गरीब के बीच में ये अंतर नहीं होना चाहिए, सुधार किए जाने चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन कार्ल मार्क्स के जो विचारों ने क्रांति पैदा की, किसी भी विचारक के विचारों ने पैदा नहीं की। तो उसका परिणाम क्या हुआ, जब सोवियत संघ में क्रांति हुई तो दुनिया के अन्य देशों में भी श्रमिक आंदोलन जोर पकड़ने लगे, जैसा मैंने पहले कहा। और भारत चूँकि गरीबों का देश है, यहाँ पर भी उपनिवेश चल ही रहा था अंग्रेज़ों का, यहाँ पर भी हम कहेंगे कि सेम वही परिस्थितियाँ जो सोवियत संघ में थी या अनेक देशों में जहाँ साम्यवादी आंदोलन चल रहे थे, वही परिस्थितियाँ भारत में। लेकिन क्या नेहरू जी और महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत में भी साम्यवादी शासन स्थापित हो? नहीं चाहते थे, वो कभी ऐसा नहीं चाहते थे। नेहरू जी मार्क्सवाद के कुछ सिद्धांतों के समर्थक थे, वो समानता चाहते थे, समाज में समानता लाना चाहते थे, व्यक्ति व्यक्ति में जो अंतर था उसको समाप्त करना चाहते थे। लेकिन इसके लिए वो क्रांति के पक्षधर नहीं थे, वो हिंसा के पक्षधर नहीं थे, और गांधी जी तो थे ही सत्य और अहिंसा के पुजारी, तो भला वो मार्क्सवादी विचारों के समर्थक कैसे हो सकते थे। लेकिन पूंजीवादी असमानता का ही जो हम कहेंगे पूंजीवाद जो है, पूंजीवादी जो नीतियाँ थी वो स्पष्ट रूप से व्यक्ति व्यक्ति में भेद करती थी, तो पूंजीवाद को भी वो नहीं अपनाना चाहते थे। अब हम कहेंगे कि न पूंजीवाद को अपनाना चाह रहे हैं न साम्यवाद को अपनाना चाह रहे हैं, वो दोनों की अच्छी बातों को अपनाना चाहते थे। कहने की बात ये, इसलिए एक तीसरी विचारधारा नेहरू जी ने ईजाद की, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, लोकतांत्रिक समाजवाद। यानी कुछ मार्क्सवादी विचारधारा के वो समर्थक थे तो कुछ मार्क्सवादी विचारधारा के वो विरोधी थे। जैसे समर्थक किस चीज़ के थे, वो चाहते थे, वो भी चाहते थे कि जो उत्पादन के साधन हैं, ये बड़े बड़े उद्योग धंधे, ये व्यक्ति के नहीं होने चाहिए, ये किसके होने चाहिए, राष्ट्र के होने चाहिए। इनका कौन मालिक बने, राष्ट्र। ठीक है, औद्योगिक विकास हो, लेकिन औद्योगिक विकास राष्ट्र की ज़रूरतों के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से नहीं हो। यानी कहने की बात यह है कि वो ये चाहते थे कि जो नीतियाँ मार्क्सवाद की नीतियाँ हैं वो हों, लेकिन मतलब मार्क्सवाद की जो नीतियाँ हैं उसके समर्थक थे, और राष्ट्र की ये जो नीतियाँ थी उसके राष्ट्रीयकरण के भी समर्थक थे। वो समाजवादी नीतियों के पक्षधर थे। किंतु
इन सब के लिए वो क्रांति के पक्षधर नहीं थे, साम्यवादी क्रांति के पक्षधर नहीं थे। यानी कहने की बात यह कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए वे मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? मार्क्सवाद का लचीला रूप अपनाया, जिसको नाम क्या दिया गया? समाजवाद। ठीक है, और दोनों से मिलकर कौन सी विचारधारा बनी? लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए, नेहरू जी मार्क्स के कुछ विचारों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एक तो धर्म के प्रति मार्क्स के नज़रिए को भी पसंद करते थे। वो क्या कहते थे? वो जो नेहरू जी थे वो कहते थे कि जो हमारे दुख है, दर्द है, पाप पुण्य को समझ करके, पिछले जन्म के पापों का परिणाम समझ करके हम अपने आप को क्या बना लेते हैं? भाग्यवादी बना लेते हैं धर्म के अनुसार। और मार्क्स ने धर्म का विरोध किया। नेहरू जी भी मार्क्स के इस विचार के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि धर्म ने हमें लाभ कम और नुकसान ज़्यादा पहुंचाया है, इसलिए जो मार्क्स का वैज्ञानिक नज़रिया था वो नेहरू जी ने भी अपनाया। तो धर्म के प्रति उनका नज़रिया हम कह सकते हैं पक्षधर था। वो भी चाहते थे कि ये जो उद्योग धंधे डेवलप तो हो औद्योगिकरण के बाद, क्रांति के बाद में, लेकिन उसका मालिक कौन हो? राष्ट्र हो, समाज हो। ठीक है, और इसी तरह से हम कहेंगे कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है कि वो क्या कहती है कि मैत्री नहीं हो सकती, लेकिन गांधी जी और नेहरू जी वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते, श्रमिक और पूंजीपति वर्ग के बीच में मैत्री की बात करते हैं। उनमें मित्रता हो सकती है, वो वर्ग संघर्ष की नहीं, वर्ग सहयोग की बात करते हैं। तो कह सकते हैं कि नेहरू जी मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक भी थे और विरोधी भी थे। और क्योंकि मार्क्सवाद में लोकतंत्र के लिए जगह नहीं है, फिर मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि वो क्रांति द्वारा तानाशाही शासन व्यवस्था, भले ही वो श्रमिकों की है, उसको स्थापित करना चाहते थे। और जो गांधी जी और नेहरू जी वो कभी भी हिंसा के समर्थक नहीं थे। तो इस आधार पर कहेंगे कि गांधी जी और नेहरू जी लोकतंत्र को अपनाना चाहते थे, लेकिन जो उस वक्त जो लोकप्रिय विचारधारा हो रही थी, जिसको हम क्या नाम देते हैं? साम्यवादी विचारधारा, उसके कुछ मूलभूत सिद्धांतों, कुछ अच्छी बातों को वो अपनाना चाहते थे। कहने की बात यह है कि साम्यवाद में जो कट्टरता थी, उस कट्टरता को छोड़कर विचारों में लचीलापन ला करके एक तीसरी विचारधारा वो अपनाना चाहते थे, और उसको उन्होंने अपनाया, जिसको नाम क्या दिया? लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, ये मैंने आपको स्पष्ट किया है कि आखिर ये लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। ठीक है, अब देखते हैं देखिए इसकी परिभाषा क्या कहा नेहरू जी ने? समाजवाद लोकतंत्र का अनिवार्य परिणाम है। आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक, अब देखिए वो चीज़ मैंने स्पष्ट की है, तो अब ये परिभाषा आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। क्या कहते हैं? समाजवाद लोकतंत्र का अनिवार्य परिणाम। आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र निरर्थक है, और राजनीतिक लोकतंत्र ही समाजवाद का माध्यम बन सकता है। देखिए दो शब्द हैं, सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र। समाजवाद जो है, समाजवाद को जैसा मैंने कहा कि विरोधी माना जा रहा था, लेकिन नेहरू जी क्या कर रहे हैं कि लोकतंत्र का अनिवार्य परिणाम है समाजवाद। तो क्योंकि जब तक आर्थिक लोकतंत्र यानी समाज में ये आर्थिक भेदभाव नहीं रहेगा, तब तक भले ही हम जो जनता द्वारा जनता के लिए शासन वाला जो वोट देने का अधिकार, उम्मीदवार बनने का अधिकार, ये लोकतांत्रिक शासन हम अपना लें, लेकिन ऐसा लोकतंत्र निरर्थक है जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो। यानी सामाजिक लोकतंत्र, समाज में समानता नहीं आए। इसलिए वो क्या कहते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र ही समाजवाद का माध्यम बन सकता है। यानी ये स्पष्ट कह दिया है कि समाजवाद अगर लाना है तो हमें लोकतंत्र यानी राजनीतिक लोकतंत्र का परंपरागत रूप अपनाना ही पड़ेगा। यानी दो चीज़ें हो गई, लोकतंत्र भी हमें अपनाना है और समाजवाद भी। ये उनका मतलब था। देखिए, ये मैं एक अच्छी सी पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। ये हमारी पहली जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, जो स्वतंत्रता का प्रस्ताव आया था, जिसमें एक अंतरिम सरकार, जब तक कि मान लीजिए संविधान के अनुसार नई सरकार स्थापित नहीं हो, चुनाव के बाद में, उससे पहले ये अंतरिम सरकार
कार्य करेगी। तो जो ब्रिटिश जो हम कहेंगे कि जो स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव था उसमें ये इस अंतरिम सरकार की बात थी। और देखिए ये भिन्न भिन्न विचारकों के प्रतिनिधित्व वाले ये 7 मंत्री थे। देखिए जिसमें हम कहेंगे लेफ्ट से राइट, सबसे पहले हैं शरद चंद्र बोस, ये जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, फिर वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, फिर उसके बाद में आसिफ अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सैयद अली जहीर। और ये जो भले ही हम कहेंगे कि जो अंतरिम सरकार के लिए जो चुनाव वगैरह हुए थे उसमें कांग्रेस का ही पूरा बहुमत था, लेकिन ये जो मंत्रिमंडल है हम कहेंगे कि सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब देखिए हम देखते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषताएं। पहला पॉइंट है लोकतंत्र व समाजवाद के परस्पर, जिसको मैंने आपको शुरुआत में ही ये सब पॉइंट आप अच्छे से समझ सको, इसके लिए मैंने पहले ही आपको ब्रीफ कर दिया ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ही नहीं आए। तो ये पहला जो पॉइंट है लोकतंत्र व समाजवाद के पारस्परिकता। देखिए जैसा मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे की विरोधी थी, लेकिन नेहरू जी ने क्या कर दिया, इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ले आए और दोनों को पारस्परिक समझ लिया क्या, पारस्परिक बना दिया। क्या देखिए उन्होंने कहा कि भविष्य के भारत की नींव भारत की स्वतंत्रता और इस स्वतंत्रता के राजनीतिक आर्थिक पक्षों में एकता पर निर्भर करती है। फिर वही वाली बात जो परिभाषा वाली कह रहे हैं कि स्वतंत्रता हासिल करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, यह बात भी ज़रूरी है कि समाज में आर्थिक समानता भी आए। क्योंकि समाजवाद और हो या चाहे मार्क्सवाद, इन दोनों की विचारधाराओं का जो मूल सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, समाज में समानता लाना, समाज में समानता लाना, समानता की समर्थक विचारधाराएं। और ये समानता किस आधार पर, आर्थिक आधार पर। जब तक गरीबी रहेगी तब तक उस लोकतंत्र का कोई मीनिंग नहीं है, भले ही वोट का अधिकार दे दिया जाए सबको, ठीक है। ये बात वो स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र और समाजवाद क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक है, परस्पर है वो। तो इसलिए वो क्या कहते थे, मैं राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्णतः स्वीकार करता हूँ, किंतु मेरी यह आशा है कि इससे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग खुलेगा। राजनीतिक लोकतंत्र को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, तभी तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग खुलेगा। तो राजनीतिक लोकतंत्र के रास्ते से ही समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे, यानी लोकतंत्र के रास्ते से। जबकि मार्क्सवाद की जो विचारधारा वो क्या कहती है, वो इस लोकतंत्र के खिलाफ है। वो कहते हैं कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है वो सब पूंजीपतियों के हित में, उनमें सिर्फ पूंजीपतियों का ही हित होता है, यानी पैसे वाले लोगों का ही हित होता है, चाहे कुछ भी रूप हो, सरकार का कोई भी रूप, वो कभी भी श्रमिकों के हित में कल्याणकारी नहीं हो सकते। तो लोकतंत्र के विरोधी थी मार्क्सवादी विचारधारा, लेकिन नेहरू का जो समाजवाद है वो लोकतंत्र का समर्थक है। तो वो क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र व समाजवाद में क्या होनी चाहिए, पारस्परिकता, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो हम देखते हैं, क्या है दूसरा पॉइंट, आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी पर बल। ये है, ये वो कहना चाहते हैं, नेहरू जी ये कहना चाहते हैं कि जो आर्थिक विकास हो उसमें समस्त जो जनता है उसकी भागीदारी होनी चाहिए। और भागीदारी से मतलब सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी हो। ऐसा नहीं हो कि जो आर्थिक योजनाएं जो बनाए देश में, जो नीतियां बनाई जाए, उनका उद्देश्य किसी वर्ग विशेष के हितों को प्रोत्साहन देना हो, अपितु सारी जनता के कल्याण और जीवन स्तर में उन्नति की बात वो करना चाहते थे। यहाँ देखिए अंतर आ जाता है अमेरिकी पूंजीवादी नीतियों में और भारत की समाजवादी नीतियों। क्योंकि अमेरिका का जो पूंजीवाद है या इंग्लैंड का जो पूंजीवाद, ये यूरोपियन जितने भी देश हैं उनकी जो पूंजीवादी नीतियाँ, उसमें हम क्या देखते हैं, इसलिए तो फिर मार्क्सवाद ने विरोध किया था। मार्क्सवादी विचारधारा विरोध करती है किसका, लोकतंत्र का। क्यों? क्योंकि वो नीतियाँ स्पष्ट रूप से किसके हित में होती थी, पूंजीपतियों के हित में। क्योंकि पूंजीवाद किसका समर्थक है, व्यक्तिवाद का समर्थक है। और व्यक्तिवाद राज्य को क्या कहता है कि व्यक्तियों को पूरा आज़ाद छोड़ दो। पूरा आज़ाद छोड़ने का मतलब अमीरों का गरीबों पर शिकंजा,
गरीबों के शोषण की हम कह सकते हैं कि अमीरों को परमिशन देना, ठीक है। तो इसलिए पूंजीवादी नीतियों के नेहरू जी भी विरोधी थे, और जिस तरह से मार्क्सवाद विरोध करता है, नेहरू जी ने भी विरोध किया, गांधी जी भी विरोध करते थे। और पूंजीवाद को पूरी दुनिया में जो शोषण, तनाव और संघर्ष, और जो हम कहेंगे कि जितने भी जो बीमारियां हैं, समाज की बीमारियां, उनका वो कारण किसको मानते थे? पूंजीवाद को ही मानते थे। तो इसलिए फिर पूंजीवादी नीतियों के विरोधी थे नेहरू जी भी, गांधी जी भी, और मार्क्सवादी जो विचारधारा वो तो है ही है। तो जो नेहरू जी थे, अपने इस लोकतांत्रिक समाजवाद में आर्थिक विकास में सारी जनता की भागीदारी को चाहते थे, ठीक है, समस्त जनता की भागीदारी को चाहते थे। यानी कहने की बात यह है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी कि पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण को रोका जाए। और कृषकों की दुर्दशा को देखते हुए नेहरू जी की ये दृढ़ मान्यता बन गई थी कि भारत की आर्थिक समस्याओं का समाधान पूंजीवादी नीतियों में कभी नहीं हो सकता, उसके लिए तो समाजवादी नीतियां ही अपनानी होंगी। इसलिए जो नेहरू जी थे, देखिए देश आज़ादी हो, देश का संविधान भी लागू नहीं हुआ था, ठीक है ना। हमारा जो पहला जो चुनाव हुआ 1952 में हुआ, संविधान के लागू होने के बाद में, ठीक है। लेकिन 1950 में पहला जो बिल, एक तरह से जो इम्पोर्टेंट जो था, वो जो भूमि का, जो जमींदारी प्रथा का के उन्मूलन का जो एक्ट पारित हुआ, देखिए उसमें क्या किया गया। ये एक्ट क्या कहता था? ये हमारा जो सामंती ढांचा था, ऑलरेडी सामंती ढांचा था, और अंग्रेजों ने उस सामंती ढांचे को और मजबूत किया। उस सामंती ढांचे में क्या था कि जो ज़मीनें थी उसके मालिक जमींदार थे। नाम ही क्या है? जमींदार, जो ज़मीनों के मालिक थे, और जो ज़मीनों को जोत रहे थे, जो कृषक थे, वो उसके मालिक नहीं थे। और इस एक्ट के माध्यम से कृषकों को उनका क्या बना दिया? मालिक बना। ये कितना क्रांतिकारी फैसला था। तो ये थी नेहरू की समाजवादी नीतियाँ, जिसको हम कहेंगे कि वो गरीबी का उन्मूलन चाहते थे, और उनका लक्ष्य स्पष्ट था, इसलिए संविधान में ऐसी नीतियाँ अपनाई। और देखिए एक बात और मैं बताना चाहूँगी, देश का जो संविधान लागू हुआ उसमें जो मौलिक अधिकार था, एक संपत्ति का मौलिक अधिकार भी था। और संविधान के संशोधन का पहला जो संशोधन किया गया, इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को दूर किया गया, उसको समाप्त किया गया। क्यों किया गया? वो समाप्त क्यों किया गया? ताकि ये जमींदारी उन्मूलन के जो प्रयास थे वो और आगे बढ़ाए जा सके, ठीक है ना। क्योंकि जो जमींदार थे वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके हाथों से उनकी भूमि छीन ली जाए, ठीक है। तो देखिए नेहरू जी का जो ये समाजवाद था वो ऐसा था, ऐसा समाजवाद वो चाहते थे, लेकिन संवैधानिक तरीक़ों से, ठीक है। संवैधानिक तरीक़ों से मतलब शांतिमय तरीक़ों से, कोई हिंसा द्वारा नहीं, कोई क्रांति द्वारा नहीं, ठीक है। तो आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी पर वो बल देना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद ये था, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? लोकतांत्रिक समाजवाद। ये देखिए एक बहुत अच्छी पिक्चर है, मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं। ये जो पिक्चर थी सिविल जो डिसओबीडेंस, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उस वक्त की ये पिक्चर है। देखिए इस पिक्चर में नेहरू जी बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं। ये उस आंदोलन उसी समय की ये तस्वीर है। और जो गांधी जी के जो सेक्रेटरी थे, जिनका नाम था महादेव देसाई, मतलब ऐसे, तो वो उनके कान में जैसे कुछ फुसफुसा रहे हैं। और ये देखिए ये एक तरह से उस वक्त की तस्वीर है जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों के कानून को तोड़ा गया, नमक कानून तोड़ करके उसकी शुरुआत की गई थी, आप लोगों को पता ही है। तो ये देखिए आप, तीसरा जो पॉइंट है वो है सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के प्रति यथार्थपरक दृष्टिकोण। ये था नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद। तीसरी बात कि जब हमने लोकतंत्र अपना लिया, यानी हमें वोट का अधिकार मिल गया, अपने वोट के माध्यम से देश की सरकार को चुनने का अधिकार मिल गया, ठीक है। लेकिन
उस अधिकार का कोई मीनिंग नहीं है यदि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का हम समाधान नहीं कर सके। इसके लिए वो कोई सपने नहीं लेते थे, उनका दृष्टिकोण कैसा था, यथार्थपरक। और उन्होंने जो जो आंदोलन चल रहा था उस वक्त ही उनकी साम्यवादी विचारधारा से जो प्रभावित होने लगे थे, देश विदेश में सोवियत संघ की भी यात्रा की उन्होंने, यूरोप की भी यात्रा की। उन यात्राओं के बाद में उन्होंने एक भारत का जो भविष्य के भारत का सपना लेना शुरू कर दिया था और ये समझ गए थे कि हमें समाजवादी लक्ष्यों या समाजवादी मार्ग से ही हमें हमारे देश में गरीबी को दूर करना है, आर्थिक विषमता को दूर करना है। देखिए वो क्या कहते थे, वो इस बात को समझते थे साम्यवादी विचारों का ही परिणाम था, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा धर्म का विरोध करती है और इसीलिए क्योंकि भारत की जनता भी धर्मभीरू थी, बहुत ज़्यादा धार्मिक थी और वो धार्मिकता एक तरह से अंधविश्वास हम उसको कह सकते हैं। तो वो ये वो ये बताना चाहते थे कि देश में गरीबी वो कोई पारलौकिक कारणों से नहीं है, कोई देवीय प्रकोप के कारणों से नहीं है, या ये कहें कि कोई पाप और पुण्य का परिणाम नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि संसाधन जो है, संसाधन जो पैसा है, जो साधन है और जो देश की नीतियां हैं, वो अगर वर्ग विशेष के हितों के लिए केंद्रित होगी और वर्ग विशेष के हितों के लिए केंद्रित होगी तो यानी अन्याय को बढ़ावा देगी, अन्यायप्रद वितरण को बढ़ावा देगी, तो ही देश में गरीबी होगी। और इसका निदान कोई धर्म और ईश्वर के प्रति निर्भरता से नहीं होगा। इसका निदान कैसे होगा? ये अन्याय, शोषण, उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ उनको दूर करना होगा, उन व्यक्तियों से संघर्ष करना होगा, उन शक्तियों से संघर्ष करना होगा, तभी देश में समाजवाद आएगा। ठीक है। और जैसा मैंने आपको कहा, भूमि सुधार कानून से जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, और देखिए उनकी सुपुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी, जिसको हम बाद में किस नाम से जाने, हम इंदिरा गांधी नाम से, नेहरू जी के लक्ष्यों को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। जिन राजाओं से एक समय पर साम दाम दंड भेद जिस भी तरीके से देश के हर हिस्से में कोई 500-600 रियासतें थी, देखिए उन रियासतों को देश में मिलाना, देश में मिलने के लिए उनको तैयार करने के लिए उनको प्रीवियस पर्स दिए गए, न जाने कितने साधनों को देने की भारत सरकार ने एक तरह से इजाज़त दी गई। भारत सरकार ने उनकी शर्तों को माना, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आया, वो उस वक्त वो ज़रूरी था, अदरवाइज़ भारत का एकीकरण कभी नहीं होता। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1969 में वो प्रीवी पर्स समाप्त कर दी। उनको प्रीवी पर्स नाम दिया गया था, जो उनको एक निश्चित धनराशि घर बैठे एक समय विशेष पर दी जाती थी। वो धनराशि, क्योंकि देश का बहुत ज़्यादा धन उस तरफ जा रहा था, उन राजे रजवाड़ों के पास जा रहा था, उसको उन्होंने दूर किया। तो समाजवादी लक्ष्यों को ही, नेहरू जी के समाजवादी लक्ष्यों को ही इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया। तो हम कह सकते हैं यही होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, कि लोकतांत्रिक तरीक़ों से ही गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाए, आर्थिक समानता को लाने का प्रयास किया जाए, समाज में धन के आधार पर अंतर को ख़त्म किया जाए। ठीक है। ये एक सुंदर सी पिक्चर 1938 की है, नेहरू जी की लंदन के समय की ये पिक्चर है। देखिए, वो प्रवास के टाइम पर हमेशा अपनी सुपुत्री को भी लेकर जाते थे, और उन्होंने एक तरह से नेहरू जी के साथ इन यात्राओं के कारण ही हम कह सकते हैं उनको राजनीतिक अनुभव प्राप्त हो गया था, और उसी का परिणाम था कि उन्होंने और भी ज़्यादा नेहरू जी से कहीं आगे बढ़ कर के इस पद के दायित्व को संभाला। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।